नमस्कार, स्वागत है आपका एक मुलाकात में। मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। आज के अंक में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश की बेहद खास शख्सियत डॉक्टर कर्ण सिंह जी से। कूटनीति की गहरी समझ रखने वाले चतुर राजनीतिज्ञ डॉक्टर कर्ण सिंह जी भारतीय संस्कृत, धर्म, दर्शन, शास्त्र और परंपराओं के प्रकांड पंडित हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की नब्ज पर बारीक पकड़ रखने वाले 79 वर्षीय डॉक्टर कर्ण सिंह जी कुशल वक्ता, चिंतक और लेखक भी हैं। आज हम आपको डॉक्टर कर्ण सिंह जी के जीवन के तमाम पहलुओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। सार्वजनिक जीवन में 60 साल आपको हुए हैं। अब तक का आपका सफर कैसा रहा है? भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहा। 18 वर्ष की आयु में आरंभ हुआ ये जो आप सार्वजनिक सफ़र कह रहे हैं। पहले तो 18 वर्ष जम्मू कश्मीर में रहा, उसके बाद फिर राष्ट्रीय राजनीति में आया, 18 वर्ष लोकसभा में रहा। उसके पश्चात देश विदेश में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं और मेरी पत्नी दोनों। और फिर 15 वर्ष अब राज्यसभा में हो चुके हैं और बहुत देश के अंदर और विदेश के अंदर घूमने का, अनेक प्रकार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारी अद्भुत घटनाएं भी हुई और मुझे लगता है कि सफ़र जो है वो भगवान की दया से बहुत अच्छा रहा और अब तक चल भी रहा है। आपके पिता दिवंगत हरि सिंह जी के हस्ताक्षर से ही जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। तब जम्मू कश्मीर वाकई में धरती का स्वर्ग था, लेकिन आज हालात काफ़ी बदल गए हैं। आए दिन हिंसा, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कारण क्या है और वाकई में इसका समाधान क्या है? ये आरंभ हो गया था 1947 में ही। 15 अगस्त में अंग्रेज़ गए और 2-2.5 महीने के बाद पाकिस्तान की ओर से आक्रमण आरंभ हुआ। जो कबायली कहते थे, जिन्हें आज तालिबान कहते हैं, उनके समझिए आप जो पहले जनरेशन थी कबायली, वो आए और वो उस दिन से लेके इस दिन तक युद्ध चल ही रहा है। बाहर से भी आक्रमण हो रहा है, अंदर से भी आतंक फैलाया जा रहा है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके बारे में यही कहूँगा कि बड़े संवेदनशील ढंग से इसका समाधान करना चाहिए। आप खुद 1952 में जम्मू कश्मीर के प्रथम सदर रियासत निर्वाचित हुए थे जी। फिर बाद में लोकतंत्र की खातिर आपने अपना राजपाट त्याग दिया। क्या मूलभूत अंतर आप देखते हैं राजशाही में और लोकशाही में? दोनों आपने देखा है? जी हाँ, बहुत दोनों देखा है। खैर, राजशाही का युग तो बीत गया है। लोकशाही बड़ा रोचक है, बड़ा दिलचस्प है। इसमें जनता की सेवा करने के बहुत अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें विकास की ओर बहुत ध्यान देने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन जैसे राजशाही में कुछ खूबियाँ थीं और कुछ खराबियाँ थीं, वैसे लोकशाही में भी खूबियाँ तो बहुत हैं, लेकिन कुछ खराबियाँ भी हैं। और आप देख ही रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं इस समय, कि ये जो संसद का सत्र रहा, ये सारे का सारा सत्र जो है, ये बिना एक प्रश्न पूछे, बिना 5 मिनट बहस करके समाप्त हो गया। तो इसलिए लोकशाही की अपनी समस्याएं हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। देश के किसी भी राज्य की तुलना में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनके काम करने के तरीके पर एक बहस सी छिड़ी रहती है कि किस तरह का वो काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या वे सही दिशा में काम कर रहे हैं या फिर अनुभव की कमी उनके रास्ते का रोड़ा बन रही है? नहीं, दोनों बातें ठीक हैं जो आपने कही। दिशा तो ठीक है, उनकी दिशा में कोई दोष नहीं है, लेकिन अनुभव भी कम है, जाहिर है। तो मैं को बहुत अधिक आजकल जम्मू कश्मीर की आंतरिक परिस्थितियों में जूझता नहीं हूँ, लेकिन जो देखने में आता है, जो सुनने में आता है, और मैं जाता भी हूँ समय समय पे, यदि उमर अब्दुल्ला कुछ बुजुर्ग लोगों से और कुछ अनुभवी लोगों से राय लेते रहें तो मुझे लगता है उनको लाभ होगा। युवा पीढ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन युवा पीढ़ी को ये
सोच के नहीं चलना चाहिए कि सारी बुद्धि उन्हीं तक महदूद है और जो बुज़ुर्ग हैं वो उनकी कोई इस समय बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। युवाओं को आगे करना है, लेकिन जो अनुभवी हैं उनका भी दिमाग चलना चाहिए, तब मुझे लगता है उम्र को भी फ़ायदा होगा। आतंकवाद से बुरी तरह झुलस रहा है भारत। आए दिन निर्दोष नागरिक आतंकवादियों के शिकार बन रहे हैं। कब तक आखिर मरते रहेंगे बेगुनाह भारतीय? क्या आपको लगता है कि हमारे पास आतंकवाद से लड़ने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? ऐसा है मनोज, दो प्रकार के आतंक झेल रहे हैं हम लोग, ये ज़रा याद रखिए। एक तो आप समझिए कि पूर्व पश्चिम का जो एक्सिस है, जिसे हम जिहादी आतंकवाद कह सकते हैं, वो तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की ओर से उत्पन्न होता है। यहाँ के लोगों को भी भगाया जाता है और वो एक चुनौती है। दूसरी जो उत्तर और दक्षिण की जो आतंकवाद नक्सलवाद है, उसकी भी आप बात याद रखिए, वो भी आतंकवाद है, वो बल्कि अधिक भयंकर है, उसमें अधिक लोग मारे गए हैं। अगर आप हिसाब लगाएं तो जो नक्सलवादी आतंकवाद है, वो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी समस्या यदि आज देश के सामने है तो वो नक्सलवाद है। तो इसलिए दोनों प्रकार के आतंकों से हमें जूझना है और इच्छा शक्ति है, बिना इच्छा शक्ति के हम जूझ नहीं सकते। और इसमें सब दलों को और सब पार्टियों को इकट्ठा होकर इनका सामना करना पड़ेगा। कर्ण सिंह जी, एक अहम मसले की तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 3-4 वर्षों में हमने एक नई चीज़ देख रहे हैं आतंकवाद के मसले पर। सर्वविदित है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती। बावजूद इसके पिछले 3-4 वर्षों से देखने में मिल रहा है कि भगवा आतंकवाद का नाम खूब जोर शोर से उछाला जा रहा है। क्या इसमें आपको कुछ हकीकत नजर आती है या फिर सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति की जा रही है? नहीं, ये तो एक बोलने का तरीका है मेरी समझ में। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आतंकवाद का विशेष कोई वर्ण हो या वर्ग हो। भगवा आतंकवाद कहने का ये अर्थ होगा, चिदम्बरम जी ने जो कहा कि उसमें कुछ हिंदू भी लोग आतंकवाद कर रहे हैं, यही कहने का मतलब होगा उनका, क्योंकि उससे पहले लगता था कि केवल मुसलमान ही आतंकवाद करते हैं। तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई भगवा आतंकवाद भी है। लेकिन दोनों प्रकार के हैं, लेकिन अधिकतर तो जो जिहादी आतंकवाद है वही अधिक प्रभावित रहता है। लेकिन आतंकवाद जो भी हो उसका विरोध करना चाहिए, उसको तिरस्कृत करना चाहिए और जो इसको करते हैं उनको दंड मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ण या वर्ग के हों। गठबंधन की राजनीति इस समय भारत की एक तरह से कहें भारतीय राजनीति की मजबूरी बन चुकी है जी। पिछले 2 दशक से कम देख सकते हैं कि हमारे वहाँ सरकारें गठबंधन की बैसाखी पर चलने को मजबूर हैं। क्या आपको लगता है कि वह जमाना फिर लौटेगा जब अपने दम पर केंद्र में सरकारें बनेंगी? बहुत कठिन होगा। राज्यों में तो बन भी जाएंगे एक दल के राज्य, लेकिन केंद्र में एक दल को 272 समझिए, 300-280 मिले, ऐसा कठिन लगता। असंभव तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो परिस्थितियाँ हम देश में देख रहे हैं और जिस प्रकार की राजनीतिक विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, उसमें मुझे तो कठिन लग रहा है कि एक दल की सरकार बनेगी। लेकिन अगर अच्छे सुचारू ढंग से ये मिलीजुली सरकार भी चले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। घोटालों की गूंज आजकल सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। क्या कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं हो सकता कर्ण सिंह जी कि घोटाले हो ही ना, और यदि हो भी तो भ्रष्टाचारी हर हाल में जेल की सलाखों के पीछे जाए? देखिए, ये आपने जो बड़ा संवेदनशील प्रश्न उठाया है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार हमारे देश को खा जा रहा है, हमारे राजनीति को, हमारी अर्थनीति को और हमारे समाज को। ये देश सत्यमेव जयते पर निर्धारित है। मुंडका उपनिषद का वाक्य है, सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयान येनाक्रमन्तो ऋषिया ह्याप्त कामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम। सत्यमेव जयते का मतलब है सत्य की विजय होगी। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि सत्यमेव जयते पर निर्धारित बुद्ध का देश, अशोक का देश, महात्मा गांधी का देश, जो इतने बड़े बड़े विचारक थे, आदर्शवादी थे, जवाहरलाल नेहरू का देश, आज भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गया। और मुझे लगता है कि ये जो
भ्रष्टाचार है ये हमारी सारी परिस्थिति को एक खतरे में डाल रहा है। इसलिए मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये कहना कि न हो, जाहिर है न हो तो अच्छा है, लेकिन होंगे अगर तो अवश्य इनके जड़ तक जाना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अधिक से अधिक दंड मिले ताकि इस प्रकार की घटनाएं न हो। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर कर्ण सिंह जी से यह बातचीत जारी रहेगी। क्रिकेट के मैदान से हॉकी के टर्फ तक, फुटबॉल के किक से गोल्फ के हिट तक, टेनिस के कोर्ट से शतरंज की बिसात पर, किसने मारी बाजी, किसको मिली मात, खेल की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, किसके सर बंधा ताज और किसकी हुई हार। जानने के लिए देखिए खेल समाचार रोजाना दोपहर 1 बजे, शाम 7 बजे और सोमवार से शुक्रवार रात 11:05 पर सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी से। कर्ण सिंह जी, हमने सुन रखा है कि आप भगवान शंकर के बहुत बड़े उपासक हैं। आपके परिवार ने जम्मू कश्मीर सहित तमाम जगहों पर कई मंदिरों का निर्माण कराया है। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि हमारे पूर्वजों ने जब राज्य की स्थापना की 1856 में, तो उस वक्त एक धर्म ट्रस्ट की भी स्थापना की ताकि जितने धर्म स्थान जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनकी देखभाल की जाए। वो आज तक चल रहा है, हमारे पर दायित्व है और मंदिर बहुत अच्छे सुचारू ढंग से हमारे चल रहे हैं। मैंने व्यक्तिगत हमारे जो मंदिर हैं अधिकतर रघुनाथ जी के मंदिर बने क्योंकि हम रघुवंशी हैं, हमारे कुल देवता श्री राम हैं, तो रघुनाथ मंदिर जम्मू में है और वैष्णव मंदिर बने हैं। मैं व्यक्तिगत शिव का भक्त हूँ, तो मैंने केवल 3 मंदिर बनाए, अधिक नहीं बनाए हैं, वो तो बहुत सारे बने। एक तो मैंने जम्मू के रघुनाथ मंदिर के प्रांगण में नटराज का मंदिर बनाया, पहली बार उत्तर भारत में, कि उत्तर भारत में नटराज की पूजा नहीं हुआ करती थी। दूसरा मैंने अमेरिका में बनाया, एक स्वामी सच्चिदानंद का आश्रम है, वहाँ एक बड़ा सुंदर नटराज भेंट किया हमने। और तीसरा अभी अभी तमिलनाडु में एक पुदुकोप्पम करके गांव है, पौंडीचेरी के सड़क के ऊपर समुद्र के किनारे, वहाँ एक पिरामिड जो इजिप्शियन पिरामिड होता है उस में हमने एक नटराज का मंदिर, 3 नटराज के मंदिर हमने बनाए। आपने बताया कि आप रघुवंशी हैं। रघुवंश के बारे में बहुत ही प्रचलित है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कितना पालन कर पाते हैं आप? बड़ा कठिन है। देखिए, अपनी ओर से तो हमने कोशिश यही की है कि जो वचन दें उसको पूरा करें, लेकिन इसके ऊपर रोज़ और अपने जीवन के हर क्षण में इसको चलाना जो है बड़ा कठिन लगता है। महाभारत में भी एक कर्ण थे। जी हाँ, वो दानवीर कर्ण के रूप में लोकप्रिय बड़ा हुए। अन्याय हुआ उनसे, इसलिए महाभारत की बात मेरे से न कीजिए, क्योंकि मेरा नाम कर्ण है। और ये ना मान के चलिए कि मेरी जो पांडवों की ओर कोई मेरी संवेदना है, बल्कि मुझे लगता है कि वहाँ 2 व्यक्तियों से अन्याय हुआ महाभारत में, एकलव्य से और कर्ण से। वो बहुत लंबा किस्सा है, उससे ना आप प्रश्न पूछिए तो अच्छा है, क्योंकि उसके ऊपर मेरे अपने विचार हैं। चलिए यही बता दीजिए कि कर्ण नाम आपके माता पिता ने क्या सोच कर रखा आपका? वही उन्हीं के महारथी कर्ण के ऊपर ही रखा था। वही कर्ण एक प्रसिद्ध रहे हैं हमारी प्राचीन संस्कृति में, और बड़ी विशाल उनका व्यक्तित्व था। हालांकि उनसे इतना अन्याय हुआ, बचपन से ही उनको माता कुंती ने बहा दिया, उसके बाद फिर क्या क्या अन्याय नहीं हुए, फिर इंद्र ने धोखा दिया, फिर कईयों ने धोखा दिया, लेकिन वो अपने उस पर डटे रहे और अंत में भी धोखे से मारे गए। वो कर्म ऐसा था कि दानवीर कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुए दानवीर। कलयुग में भी उनकी मिसाल दी जाती है। आप किस रूप में लोकप्रिय होना चाहते हैं? नहीं, हम तो बस भगवान शंकर के भक्त के रूप में समझिए। थोड़े अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बात करेंगे। कर्ण सिंह जी, आप अमेरिका में भारत के राजदूत रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपकी गहरी पकड़ है। चीन हमारा प्रमुख पड़ोसी देश है। भारत और चीन की अर्थव्यवस्था अगर एक में हम लोग एक तरह से मिलाकर देखें तो दुनिया को एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। और चीन के साथ हमारे कोई बहुत बड़े मनमुटाव नहीं है, सीमा जैसे एक आध छोटे मुद्दों को छोड़ दिया जाए
तो हम लोग के संबंध फ्यूचर में और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। क्या सोचते हैं आप? मुझे लगता है कि हमें चीन के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। प्रश्न है और सीमा विवाद भी है, छोटे नहीं हैं, काफ़ी गंभीर हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि जिनका समाधान नहीं हो सकता। और चीन अपने ढंग से उभर रहा है, भारत अपने ढंग से उभर रहा है। दोनों का परस्पर अगर संयोग रहे, परस्पर अगर स्वभाव अच्छा उनके संबंध रहें, तो मुझे लगता है कि बहुत लाभ होगा विश्व को। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो अमेरिका के साथ संबंध हैं, रूस के साथ संबंध हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ संबंध हैं, उनको भी सुदृढ़ करना होगा। उत्तर पूर्व के राज्यों की बात करेंगे। विविधताओं में एकता का देश है भारत। जी। बावजूद इसके आज़ादी के 63 साल बाद भी मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आसाम जैसे जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं वो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं, जबकि वहाँ हर चीज़ बेहद खूबसूरत है, काफ़ी समृद्ध है। बावजूद इसके क्यों नहीं मुख्य धारा में आ पा रहे हैं? सरकार भी लगातार कोशिश भी कर रही है। हाँ, दुर्भाग्य है ये वास्तव में, क्योंकि उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनकी अपनी अपनी संस्कृतियाँ हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। उनकी भाषा, उनका नृत्य, उनकी कलाएं, और उनकी ओर ध्यान तो दिया गया है, लेकिन किसी कारण वो आगे अभी तक पूरे आए नहीं हैं सामने जितने आने चाहिए। मुझे लगता है कि और उसमें अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जितना प्रयत्न हुआ है वो पर्याप्त नहीं है, और अगर उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाए तो 10-15 वर्ष में मुझे लगता है उनका काफ़ी विकास हो सकता है। लेकिन उनकी संस्कृति को हमें नष्ट नहीं करना है, प्रयत्न यही करना है कि विकास भी हो, लेकिन उनकी संस्कृति जो है वो भी सुरक्षित रहे। बतौर राजा भी आप काफ़ी सफल रहे जम्मू कश्मीर में। राजा तो रहे नहीं कभी, लेकिन राजकुमार रहे। राजकुमार रहे। राजनीति के मैदान में जम्मू कश्मीर में आपका खूब सिक्का चला, लेकिन आप राजनीतिक तौर पे सबसे मजबूत प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश भी पहुंच गए चुनाव लड़ने के लिए, वो भी भारतीय राजनीति के एक बड़े दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। अलग बात है कि आप चुनाव जीत नहीं पाए, 15 दिन मिले केवल। लेकिन सवाल ये है कर्ण सिंह जी कि आप जम्मू कश्मीर में एक सफल राजनीतिक थे, फिर क्यों आपको रुख करना पड़ा यूपी का? ये तो 1999 में हम विदेश में थे, मैं और मेरी पत्नी, तो टेलीफोन आया कि सोनिया जी आपसे ज़रूरी बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा हम आ ही रहे एक आध दिन में। तो हम जब आए तो हमने कहा हम आ गए, तो उन्होंने बुलाया, तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि आप लखनऊ से चुनाव लड़ें। अब सिर्फ 10-20 दिन रह गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, आप कहेंगे तो मैं लड़ूंगा, जरूर। क्षत्रिय हूँ मैं, युद्ध से मुंह तो नहीं मोड़ सकता हूँ। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर कर्ण सिंह जी से बातचीत जारी रहेगी। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं चिंतक और लेखक डॉक्टर कर्ण सिंह जी से। 2007 में राष्ट्रपति के पद के लिए आपका नाम खूब चर्चा में रहा, लेकिन बात नहीं बनी। अब जुलाई 2012 में फिर से देश में 14वां राष्ट्रपति चुना जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति बने? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी राष्ट्रपति के पद के लिए आपका नाम आगे करे? देखिए, हम नहीं चाहते कुछ भी। इसमें प्रणव जी ने ठीक कहा। प्रणव जी को किसी ने पूछा कि भाई आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा क्या उन्होंने अंग्रेजी में कहा, द प्रेसिडेंसी इज़ नॉट समथिंग यू आस्क फॉर, इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑफर्ड। तो इसमें कोई चाहने की बात नहीं है। करोड़ों व्यक्ति हैं इस देश में, बड़े बड़े योग्य व्यक्ति हैं, तो
मुझे कोई ऐसी विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है। बहुत कार्य कर लिया है हमने। आप कह ही रहे हैं, अब हम कुछ महीनों में शंकर भगवान की कृपा रहे तो 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो मुझे लगता है अब थोड़ा सा अवकाश प्राप्त भी करना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां, जैसे हमने कहा, चुनौतियों से हम कभी डरे नहीं। कोई चुनौती आएगी तो करेंगे, नहीं तो हमें कोई ऐसा महत्वाकांक्षा नहीं है। कितनी भाषाएं जानते हैं आप? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मेरी मातृभाषा डोगरी है, मेरे राज्य जम्मू कश्मीर की भाषा उर्दू है, देश की भाषा हिंदी है, संस्कृति की भाषा संस्कृत है, विश्व की भाषा अंग्रेजी है। तो ये पांचों जानते हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आप JNU और जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के चांसलर रहे हैं। इसके अलावा इस समय भी आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। क्या प्राथमिकताएं होती हैं आपकी चांसलर के रूप में? BHU के साथ मेरा बड़ा प्राचीन संबंध रहा। पहले भी मैं कुलाधिपति रहा, 30 साल की उम्र में बना था, 6 साल के लिए। फिर 40 साल का बीच में गैप हो गया, फिर उसके बाद फिर बना हूँ। वो मालवीय जी ने जो अद्भुत विश्वविद्यालय बनाया है, उसके विकास में हम बहुत रुचि ले रहे हैं। वो एक नया बरकच्छा में एक नई उसका कैंपस बन रहा है और बहुत सारी बातें बन रही हैं। तो हम अपनी ओर से संपर्क बना के रखते हैं और जहाँ जहाँ हमारी राय पूछी जाए वहाँ हम राय देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते। आप थोड़े से निजी सवाल करेंगे डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, हमारे परिवार में इस समय तो हमारी पत्नी, पिछले वर्ष उनका देहांत हो गया। सारी उम्र हम इकट्ठे रहे। जब हमारी शादी हुई तो उनकी उम्र 13 साल थी, मेरी 19 साल थी। तो हम दोनों इकट्ठे हुए बड़े, क्योंकि मेरे ना भाई ना बहन ना चाचा ना ताया कोई भी नहीं थे, हम दो ही थे। तो सारी उम्र वो इकट्ठे रहे। हम देश विदेश में घूमे, हमने दोनों ने पढ़ा, हमने परीक्षाएं पास की। उन्होंने हिंदी की मैंने अंग्रेजी की। तो उनका हमारा बड़ा संबंध रहा। नेपाल की थी वो, तो उनका नाम था यशो राज्य लक्ष्मी। तो मैं कहता था कि उनके विवाह के बाद मुझे यश भी मिला, राज्य भी मिला, लक्ष्मी भी मिली। अब वो पिछले वर्ष 60वें वर्ष, हमारे विवाह के 60वें वर्ष में वो उनका देहांत हो गया, बीमार हो गई। अब भगवान की दया से हमारी लड़की है ज्योत्सना और उनके 2 बच्चे आगे हैं। बड़ा लड़का विक्रमादित्य है, जिन्होंने माधवराव सिंधिया की लड़की से ब्याह किया, उनके 2 बच्चे हैं। और छोटा लड़का अजातशत्रु है, उन्होंने एक ऋतु सनावर में उनके साथ पढ़ती थी, उनके साथ विवाह किया, उनके 2 बच्चे। तो हमारे वहाँ गिन लीजिए 6, 12 और हम 13। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अंततः लक्ष्य तो भगवान शंकर का दर्शन और उस परिस्थिति की प्राप्ति, आध्यात्मिक उच्चतम स्थिति की प्राप्ति, वो हमारा लक्ष्य है, आंतरिक लक्ष्य। बाह्य लक्ष्य है कि देश की सेवा करते रहें, समाज की सेवा करते रहें, यथासंभव अपनी संस्कृति, अपने देश की, देश में विदेश में प्रचार करते रहें और जनता का लाभ करें। केवल भारतवर्ष की ही नहीं, मैं अपने आप को विश्व नागरिक मानता हूँ। यूनेस्को में आजकल आप जानते हैं, मैं भारतवर्ष का प्रतिनिधि यूनेस्को में हूँ। तो यूनेस्को में सारे विश्व की बातें आती हैं। तो सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये जो हमारी पुरानी मान्यता है, इसी को सक्रिय करने में कोई अगर हमारा योगदान हो तो बाहर की हमारी वो है लक्ष्य, और आंतरिक लक्ष्य जो है वो आध्यात्मिक शक्ति। उर्दू की आपको गहन जानकारी है? जी, बहुत खूबसूरत ज़ुबान है उर्दू। एक नज़्म कोई? नज़्म तो बहुत सारी। यहाँ इसी कमरे में फैज़ साहब आए थे, उन्होंने अपनी गज़ल बोली थी, तो तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, जनू में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है। आज तो इंटरव्यू का जी हाँ, देखिए समय है, बावजूद इसके आप इसमें शुरू हो जाए तो इसमें 2-4 घंटे इसी में लग जाएंगे। लेकिन एक और हमारी अपनी लिखी हुई छोटी सी कविता है, उससे मैं समाप्त करता हूँ। शिव जी के भक्त हैं हम। हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? हे शिव शंकर महादेव, मार्कंडेय के रक्षक, त्रिपुरासुर के भक्षक, मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे? हाँ, यदि भस्म करने का ही निर्णय हो
तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, यदि भस्म करने का ही निर्णय हो तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ, एक अनुरोध अवश्य है, उसके बाद मेरी भस्म को अपने शरीर पे लगा लेना। पुस्तकें आपने कौन कौन सी लिखी? 20 हैं, आपके सामने सूची पड़ी। आत्मकथा लिखी है, कविताएं लिखी हैं, लेख लिखे। वैसे तो आपका जीवन कर्ण सिंह जी हमारी जानकारी के हिसाब से खुली किताब की तरह है, लेकिन फिर भी आपके जीवन की ऐसी कौन सी बात है जो आम लोगों को बेहद कम पता है? कोई ऐसी ख़ास बात है, यही पता नहीं है कि मैं गाता हूँ, रियाज़ करता हूँ हर हफ्ते, बचपन से गा रहा हूँ। एक चीज़ और नहीं पता थी कि आप रॉक म्यूजिक सुनते? रॉक म्यूज़िक सुनते, ये नहीं पता थी। और शास्त्रीय संगीत में रियाज़ करता हूँ, भोपाली, शंकरा, जो शुद्ध कल्याण, ये जो कल्याण ठाट के राग हैं, मालकांस दुर्गा, ये मेरे प्रिय राग हैं। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि देश के नौजवानों को आपका संदेश क्या है? संदेश यही है जो कठोपनिषद में अंत में लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो गति। उठो और जागो और कठिन रास्ते के ऊपर चल के अपने लक्ष्य की ओर जाओ। आपका लक्ष्य है एक नया समाज, एक नया भारत, एक नया विश्व। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कर्ण सिंह जी डीडी न्यूज़ से बातचीत के लिए। तो ये थे डॉक्टर कर्ण सिंह जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद खूबसूरती के साथ और बेबाकी से जवाब दिया। डॉक्टर कर्ण सिंह जी जैसे इंसान बेहद कम होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा क्षेत्रों में बेहद मजबूत और प्रभावशाली पकड़ होती है। डॉक्टर कर्ण सिंह जी से हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और डॉक्टर कर्ण सिंह जी पर देश के नौजवानों को गर्व भी है। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।